हेलो एवरीवन, माय नेम इज सितेंद्र चौधरी एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू यूटिलिटेरियन आईएएस। दोस्तों, हम अपने फिफ्थ चैप्टर को जो है कंटिन्यू रखते हैं और इस फिफ्थ चैप्टर में जो हमारा टॉपिक है वो है पोल्यूशन। तो हम लोग पोल्यूशन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की वीडियो हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। आज की जो वीडियो का स्कोप होगा उसमें हम करने वाले हैं पोल्यूशन, पढ़ेंगे इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। देन वी विल लुक इनटू द टाइप्स ऑफ द पोल्यूशन। अब जो पोल्यूटेंट्स होते हैं डेफिनेटली यही पोल्यूशन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, दे आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। तो हम पोल्यूटेंट्स के सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट पोल्यूटेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी देखेंगे एंड देन वी विल लुक इनटू द क्लासिफिकेशन ऑफ द पोल्यूटेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो लुक इनटू द कॉजेज फॉर द पोल्यूशन। तो डिफरेंट तरह के पोल्यूशन होंगे तो डिफरेंट तरह के कॉजेज भी होंगे, तो हम कॉजेज के बारे में भी बात करेंगे। एसिड रेन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। एसिड रेन के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, जब हम लोगों ने पिछला टॉपिक किया था तो उसमें भी मैंने एसिड रेन के बारे में बात किया था, जिसमें मैंने जो है हम लोगों ने जब साइकिल्स पढ़े थे, ठीक है, तो उसमें साइकिल में हमने दो साइकिल पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था सेडिमेंट्री साइकिल और एक पढ़ा था हम लोगों ने गैसियस साइकिल। तो सेडिमेंट्री साइकिल में अगर आपको याद हो तो मैंने सल्फर साइकिल आपको करवाया था। सल्फर साइकिल, सल्फर साइकिल के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि एसिड रेन जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है। तो एसिड रेन का थोड़ा सा मैं आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ सल्फर साइकिल में। आज थोड़ा सा और इसके डिटेल में हम लोग जाने की कोशिश करेंगे, राइट। सो एसिड रेन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हम जो है कुछ कंट्रोल मेजर्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं टू कंट्रोल द पोल्यूशन, राइट। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वाटर पोल्यूशन के बारे में। तो ये जो सारी चीज़ें ऊपर हो रही हैं दे आर अबाउट योर एयर पोल्यूशन, दे आर एयर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, सोर्सेज क्या क्या हैं, उसको कौन कौन से मेजर्स लिए गए हैं वाटर पोल्यूशन को दूर करने के लिए, राइट। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। थोड़ा सा फिर हम नेशनल गंगा प्लान के बारे में बात करेंगे, नमामि गंगे प्रोग्राम के बात करेंगे। एक्चुअली ये पोल्यूशन को कंट्रोल करने के ही मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हुए हैं। तो मेजर्स बिकॉज हम लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है, प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है और मेंस में भी पूछा जाता है। तो हमें थोड़ा सा इसके बारे में भी देखना पड़ेगा दैट व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू कंट्रोल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल ऑल्सो लुक इनटू द सॉइल पोल्यूशन, ठीक है। आपका एयर पोल्यूशन हो गया, आपका वाटर पोल्यूशन हो गया, सॉइल पोल्यूशन, कोज सोर्सेज वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। एंड और इनके अलावा जो यहाँ पे मेंशन नहीं है वो है आपका नॉइस पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन। तो हम थोड़ा सा नॉइस पोल्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पोल्यूशन, ऑलरेडी आपको सबको पता है कि पोल्यूशन क्या होता है। पोल्यूशन यानी कि जब जब कोई अनवांटेड एलिमेंट जो है, जो अनवांटेड होता है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, अगर वो मिक्स हो जाता है तो उसको बोलते हैं पोल्यूशन, ठीक है। जैसे आप पानी पी रहे हो तो आपको फ्रेश वाटर चाहिए, आपको बढ़िया वाटर चाहिए, उसके अंदर आप जो है मिट्टी डाल दोगे तो दैट इज ऑल्सो पोल्यूशन, पोल्यूटेड वाटर, है ना। मड डाल दोगे, उसके अंदर टॉक्सिक डाल दोगे, बिकॉज दे आर नॉट नो नेसेसरी, दे आर नॉट वांटेड बाय अस because they can harm us negatively, right. so that is called, सिंपल चीज़ है, पोल्यूशन है। तो एयर के अंदर जब हम लोग अनवांटेड चीज़ें ऐड करेंगे तो उसको एयर पोल्यूशन बोलेंगे। जब वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो उसको वाटर पोल्यूशन बोलेंगे। सॉइल के अंदर ऐड करेंगे उसको सॉइल पोल्यूशन, और नॉइस के साथ ऐड करेंगे तो नॉइस पोल्यूशन, ठीक है। तो किसी भी चीज़ में अगर आप अनवांटेड जो है चीज़ें ऐड करोगे तो उसको हम लोग बोलते हैं पोल्यूशन। तो पोल्यूशन की सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई बहुत फैंसी डेफिनेशन नहीं है इसका। पोल्यूशन इज डिफाइंड एज एन एडिशन of undesirable materials, मतलब they are not desired by us, into the environment as a result of human activities। देखिए ये चीज़ यहाँ पे जो है नोट करने वाली बात है, human activities। I am not talking about natural causes here, I am not talking about the natural activities, I am talking जैसे कोई वल्केनिक इरप्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पे इस चैप्टर में जो पोल्यूशन का जो कंसर्न है वो मैं सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के टर्म में ही बात करूंगा। देखो वैसे तो वल्केनिक इरप्शन जब होता है तो बहुत सारा सल्फर ऐश जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ऐड होता है, दैट इज ऑल्सो नॉट डिजायर्ड, ठीक है। दैट इज ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन, ठीक है, वो भी पोल्यूशन का ही पार्ट है। बट जनरली जो हम यहाँ पे पोल्यूशन की बात करेंगे वो सिर्फ हम लोग उस पोल्यूशन की बात करेंगे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जनरेट होता है। तो ये अनडिजायर्ड जो मटेरियल है इसके बहुत सारे तरीके से ऐड हो सकता है। मे बी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, आप खेतों में फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हो उसकी वजह से भी ऐड हो सकता है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा हॉर्न बजाते हो मार्केट में उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज लीड टू डिफरेंट काइंड ऑफ पोल्यूशन। तो वो चीज़ें जो ऐड हम लोग करते हैं जो जो अननेसेसरी होती हैं, मतलब दोज एजेंट्स, ठीक है,
वो एजेंट जैसे डीडीटी, डीडीटी हम किसके लिए यूज़ करते हैं, स्प्रे करते हैं हम लोग डीडीटी का, ताकि जो है मच्छरों की पॉपुलेशन को कम किया जा सके, सो दैट वी कैन बी सेफ फ्रॉम डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डीडीटी का स्प्रे करते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी मैं काफ़ी कुछ बता चुका हूँ डीडीटी के बारे में, जब मैंने आपको जो है परसिस्टेंट जो है ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के बारे में बताया था। ठीक है, इसके बारे में हम ऑलरेडी काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं डीडीटी। तो डीडीटी जो है इट्स एन एजेंट विच इज़ नॉट डिजायर्ड। ठीक है, तो अब डीडीटी के अलावा बहुत सारे एजेंट होते हैं जो अनडिजायर्ड होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं पोल्यूटेंट्स, दे आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। तो पोल्यूटेंट्स लीड टू पोल्यूशन, pollutants lead to pollution. So I can simply say that addition of different types of pollutants lead to different type of pollution. तो pollution क्या, pollutants क्या होते हैं, pollutants may be defined as physical, chemical or biological substances unintentionally released into the environment which is directly or indirectly harmful to humans and other living organisms. सिर्फ ह्यूमन्स ही नहीं, जो है प्लांट लाइफ के लिए भी नुकसान हो सकता है, दूसरी एनिमल लाइफ के लिए भी नुकसान हो सकता है। ठीक है, फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल और बायोलॉजिकल भी हो सकता है। फिजिकल जैसे मड की अगर मैं बात करूं, डस्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसकी वजह से भी पोल्यूशन हो सकता है। बायोलॉजिकल पोल्यूशन और केमिकल पोल्यूशन भी हो सकता है, जैसे पेस्टिसाइड्स होते हैं खेतों में, आप यूज़ करते हो पेस्टिसाइड्स, ठीक है, जैसे डीडीटी, अगर ये इनको ऐड करते हैं तो दे आर केमिकल पोल्यूटेंट्स। तो पोल्यूटेंट्स कैसे भी हो सकते हैं, वो आपका फिजिकल भी हो सकते हैं, आपका केमिकल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे एयर पोल्यूशन की ही बात करेंगे। बेसिकली एनवायरमेंटल पोल्यूशन मतलब है एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो देखिए इंडिया में पोल्यूशन के बारे में बहुत बातें होती हैं। ठीक है, दिल्ली जैसे शहर में बहुत ज़्यादा पोल्यूशंस हैं क्योंकि वहाँ पे पोल्यूटेंट्स ज़्यादा हैं। कानपुर हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, बहुत पोल्यूटेड सिटीज़ हैं। ठीक है, चाइना और इंडिया जो है दे आर वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, अगर आप वर्ल्ड के टॉप 20 पोल्यूटेड सिटीज़ में उठा कर देखोगे तो उसमें 10+ तो इंडिया के ही हैं। ठीक है, तो क्यों है पोल्यूशन, क्योंकि पोल्यूटेंट्स हैं। पोल्यूटेंट्स कहाँ से आते हैं, उसके डिफरेंट सोर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है इट इज़ द एडिशन ऑफ कंटेमिनेंट्स मतलब जो हार्मफुल एजेंट्स होते हैं, कंटेमिनेंट्स इनटू द नेचुरल एनवायरनमेंट दैट कॉजेज डेट्रीमेंटल इफेक्ट टू नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैनकाइंड। मतलब वही है जो मैंने पहले रिपीट किया है। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट है, मान लो कोई थर्मल पावर प्लांट है जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कोल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वहाँ से स्मोक रिलीज होता है। ऑटोमोबाइल्स होते हैं, हमारी गाड़ियाँ होती हैं, तो यहाँ से भी जो है स्मोक रिलीज होगा। अब स्मोक के अंदर बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। ठीक है, तो वो हमारे एटमॉस्फेयर में जाके मिक्स हो जाएंगे। जो सीवेज प्लांट्स होते हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं, वहाँ से डिफरेंट तरह के पोल्यूटेंट्स निकलते हैं। ठीक है, हार्मफुल अनडिजायर्ड जो है वहाँ से एलिमेंट्स रिलीज होते हैं। तो ये सब के सब जो है हमारे यहाँ पे एनवायरमेंटल पोल्यूशन को प्रोड्यूस करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द पोल्यूटेंट्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्म हम जो है इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारा प्राइमरी पोल्यूटेंट, दूसरा है हमारा सेकेंडरी पोल्यूटेंट। देखिए प्राइमरी पोल्यूटेंट जैसे आपका डीडीटी, हम लोगों ने स्प्रे किया, डीडीटी का स्प्रे किया, वो डीडीटी हमारा जो है वो रिवर बॉडी में ऐड हो गया। ठीक है, हमारा वाटर बॉडी के अंदर, कोई रिवर के अंदर, पोंड के अंदर, लेक के अंदर वो डीडीटी चला गया। अब ये डीडीटी जो है अनडिजायर्ड है। अब ये डीडीटी जो है जिस ओरिजिनल फॉर्म में हमारी वाटर बॉडी में गया है, ये उसी ही ओरिजिनल फॉर्म में काफ़ी लंबे टाइम तक वहाँ पे स्टे करता है। ठीक है, तो यानी कि ये जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा होता है कि जिस स्टेज में ये ऐड होते हैं उसी स्टेज में ये लोग जो है सस्टेन करते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, यानी कि दे डू नॉट चेंज देयर फॉर्म। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, डीडीटी, कार्बन डाइऑक्साइड, ये होते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स।
एक होते हैं हमारे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। अब ये जब प्राइमरी पोल्यूटेंट पड़े रहते हैं हमारे एनवायरनमेंट के नेचर के अंदर, तो ये दूसरे केमिकल्स के साथ भी रिएक्शन करते हैं। तो जब ये दूसरे केमिकल्स के साथ रिएक्शन करके अपनी ओरिजिनल फॉर्म को चेंज करते हैं, देन जो नया पोल्यूटेंट प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ठीक है। तो जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ सम रिएक्शंस। जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, हाइड्रोकार्बन्स वो मिलके क्या बनाते हैं? पैन बनाते हैं, पेरोक्साइल नाइट्रेट्स बनाते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स जैसे जो हम लोग जो अपने व्हीकल्स वगैरह चलाते हैं, डीजल पेट्रोल यूज़ करते हैं, तो हाइड्रोकार्बन्स को रिलीज़ करते हैं, और जो हमारे ऑलरेडी एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है उसके साथ जो है रिएक्शन करके बहुत ही हाई फोटोकेमिकली जो पैन जिसको बोलते हैं प्रोक्सिलाइन नाइट्राइट को प्रोड्यूस करते हैं, विच इज़ वेरी टॉक्सिक, वेरी हार्मफुल फॉर अस, ठीक है। ओजोन भी बनाते हैं। ओजोन, अब आप बोलोगे सर ओजोन कोई पोल्यूटेंट है क्या? देखिए, जब ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर का पार्ट होता है, स्ट्रेटोस्फीयर का पार्ट होता है, तो ओजोन जो है ये पोल्यूटेंट नहीं है। स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जो है पोल्यूटेंट पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर कहाँ पाया जाता है? ये हमारी सेकंड लेयर होती है, ठीक है। तो ट्रोपोपोज से ऊपर जो है, जैसे ट्रोपोपोज आपको 18 किलोमीटर तक जाता है ट्रोपोपोज, तो ट्रोपोपोज से 50 किलोमीटर तक जो है यहाँ पे आपको मिलता है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर आपको मिलती है ओजोन लेयर, जनरली बिटवीन 15 to 35 किलोमीटर, इसकी मैक्सिमम जो है कंसंट्रेशन होती है, राइट। तो ये जब आउटर एटमॉस्फेयर में ओजोन होता है तो ये हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है। इट इज़ डिजायर्ड, आउटर एटमॉस्फेयर में जो है ओजोन इज डिजायर्ड, लेकिन जब यही ओजोन आपका नियर टू सरफेस होती है या सरफेस के ऊपर होती है, इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर अस, टॉक्सिक होती है ये, ठीक है। तो ओजोन इज अ पोल्यूटेंट ऑन सरफेस, बट अबव एटमॉस्फेयर दिस इज नॉट अ पोल्यूटेंट, इट इज इवन डिजायर्ड, इट इज वेरी बेनिफिशियल, ठीक है। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ऑल दैट, ये आपके प्राइमरी हैं। जब ये रिएक्शन करते हैं टेम्परेचर की उसमें प्रेजेंस में, मॉइस्चर की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, जब ये रिएक्शन करते हैं तो वो ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दैट इज ऑलरेडी कवर्ड, ठीक है। तो वो था हमारा अकॉर्डिंग टू फॉर्म। अब हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एग्जिस्टेंस इन नेचर। अकॉर्डिंग टू देयर एग्जिस्टेंस इन नेचर, एक होते हैं क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स, दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स। तो क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स वो पोल्यूटेंट्स होते हैं, these substances are already present in the atmosphere but they become pollutant when their concentration level reaches to a particular level which is above the threshold limit। तो क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स ऑलरेडी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो हमें दिखते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, हम उनको मेजर कर सकते हैं, लेकिन वो हमें जो है नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। बट जब एक लिमिट से ज़्यादा वो क्रॉस हो जाते हैं तब वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ लिमिट से अगर ज़्यादा हो जाती है तो डेफिनेटली वो हार्मफुल होती है। अगर आप दूध को भी, मिल्क को या घी को अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा अगर आप कंज्यूम करोगे तो वो भी आपके लिए पोल्यूटेंट्स का काम कर सकते हैं। दे वुड बी वेरी हार्मफुल फॉर योर बॉडी, ठीक है। तो एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर जो है वो हार्मफुल होते हैं। क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो मैन मेड पोल्यूटेंट्स होते हैं, मैन मेड पोल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है। फंजीसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड एंड ऑल दैट, ठीक है। आप इनकी चाहे थोड़ी से थोड़ी भी क्वांटिटी अगर आप ऐड करोगे एनवायरनमेंट के अंदर तो वो पोल्यूशन ही क्रिएट करेंगे। जैसे एक एग्जांपल जो है DDT, ठीक है, ये पोल्यूशन ही क्रिएट करते हैं। ओरिजिन ऑफ पोल्यूटेंट्स, नेचुरल पोल्यूटेंट एंड एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक यानी कि जो एक्सक्यूज मी, एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूटेंट्स जो जिनका जो कॉज होता है, जो रीजन होता है, वो ये मैन मेड होते हैं, ठीक है। मैन मेड, एंथ्रोपोजेनिक मतलब मैन मेड, नेचुरल जो नेचर के अंदर ऑलरेडी जो है मौजूद होते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ डिस्पोजल, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ डिस्पोजल यानी कि उनको डिस्पोज भी तो करना होगा ना। जैसे आपने DDT या कोई पेस्टिसाइड्स अगर आपने ऐड कर दिया है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो क्या वो एटमॉस्फेयर के अंदर मतलब बिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए पड़ा रहेगा? नो, अल्टीमेटली वो पोल्यूटेंट्स को जो है ब्रेक डाउन किया जाता है बाय बैक्टीरिया, बाय सम केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो
उस जैसे कोई मान लो आपने कोई चीज़ खा के, कोई जैसे कोई रोटी या कोई फ्रूट खा के अगर आपने वो कहीं डाल दिया मिट्टी में, तो थोड़े टाइम के बाद वो डिकम्पोज हो जाएगा, बिकॉज वो जो है बायोडिग्रेडेबल है। वो बायोलॉजिकली जो है बैक्टीरिया के रिएक्शन के साथ जो है उसको डिग्रेड किया जा सकता है, उसको डिस्पोज किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे आपका प्लास्टिक है, क्या प्लास्टिक को बैक्टीरिया डिकम्पोज कर सकते हैं? जैसे डीडीटी है, क्या डीडीटी को बैक्टीरिया डिकम्पोज कर सकते हैं? मे बी, बट इट विल टेक मच लॉन्गर टाइम, मच लॉन्गर टाइम, ठीक है, और मे बी नेवर। तो दे आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, जैसे आपका प्लास्टिक, ग्लास, डीडीटी ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज एंड ऑल दैट, इन्हें बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। दे कैन नॉट बी डीकम्पोज्ड बाय माइक्रोबियल एक्शंस, मतलब आपके बैक्टीरिया वगैरह के थ्रू। लेकिन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो किए जा सकते हैं, जैसे आपका सीवरेज होता है ना, उसके अंदर अगर सब्जियां वगैरह होती हैं, खाने पीने का सामान होता है, तो वो इजीली वो जो है बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज कर सकते हैं। अब पोल्यूशन के कॉज क्या है, ये आप सबको पता है, इसमें कुछ नया नहीं है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पोल्यूशन? अनकंट्रोल्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर, अर्बनाइजेशन, फॉरेस्ट फायर, रेडियो एक्टिव वोल्केनिक इरप्शंस, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो दीज आर द कॉमन थिंग्स दैट यू ऑलरेडी नो, दीज आर द कॉजेज ऑफ द पोल्यूशन, ठीक है। तो इसको मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं। टाइप्स ऑफ द एनवायरमेंट पोल्यूशन। एनवायरमेंट पोल्यूशन के अंदर जो है कौन कौन से टाइप होते हैं? सो सबसे पहले आता है हमारा एयर पोल्यूशन, ठीक है, एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन, जब हम एयर के अंदर जो है अनडिजायर्ड जो है एलिमेंट्स को, केमिकल्स को, कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं, तो दैट इज़ योर एयर पोल्यूशन, जिससे हमारी एयर जो है वो कंटेमिनेट हो जाती है। हमारी एयर जो है कंटेमिनेट हो जाती है, पोल्यूटेड हो जाती है। अगर हम उसको सांस लेते हैं तो वो कंटेमिनेंट्स जो है, पोल्यूटेंट्स होते हैं, हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे सिस्टम को डिसबैलेंस कर सकते हैं, हमें लंग इन्फेक्शन हो सकता है, हमें लीवर इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट तरह की चीज़ें जो है हमारे बॉडी में हो सकती हैं, तो दे आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ ऑल्सो, ठीक है। तो कुछ जो एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे आपको डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, particulate matters, sulfur oxide and all that. So these are some of the pollutants that you need to read. Apart from that, आप इसके sources के बारे में भी पता करोगे. These are the sources. These are the sources. ठीक है. Industrial vehicle, power plants, emission of the burning of the fossil fuels, burning of the fossil fuels. ये देखिए सारे के सारे ऑलमोस्ट कॉमन ही हैं. अगर आप सोर्सेज को देखोगे तो मोस्ट ऑफ देम आर कॉमन इटसेल्फ, ओके। हेल्थ इफेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो लंग इन्फेक्शन हो सकता है, ब्रोंचाइटिस हो सकता है, हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है, विज़न, आँख देखने में प्रॉब्लम हो सकती है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ठीक है। सीवियर हेडेक हो सकता है। पार्टिकुलेट जो मैटर होते हैं ये लंग इन्फेक्शन कर सकते हैं। ये बहुत ही माइन्यूट होते हैं, PM10 और PM2.5, स्पेशली PM2.5 इट इज़ वेरी डेंजरस। तो पार्टिकुलेट मैटर जो है दे आर सम सॉलिड पार्टिकल्स जो हमारी एयर के अंदर जो है फ्लोट करते रहते हैं हमारी एयर के अंदर, दे आर वेरी टाइनी, वेरी टाइनी। तो जब सांस लेते हैं तो हमारी जो है लंग्स में वो एंटर कर सकते हैं, दे कैन कोज सम सीरियस डैमेज। तो इसलिए मास्क वगैरह लगाना चाहिए, मास्क लगाएंगे। देखो अभी तो कोविड के चक्कर में सब लोग मास्क वैसे भी लगा ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोविड नहीं हो था तब भी हम लोगों को मास्क लगाना चाहिए था, स्पेशली इफ़ यू आर लिविंग इन सम हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड अर्बन सेटिंग्स, तब तो आपको ज़रूर मास्क लगाना चाहिए। क्योंकि PM2.5 जो है वो दिखता नहीं है ऐसे नेकेड आइज़ के साथ, आप नहीं देख सकते हो। देखो डस्ट को वैसे आप देख सकते हो क्योंकि वो उनका जो पर्टिकुलेट मैटर होता है उनका साइज़ ज़्यादा होता है, लेकिन PM2.5 को जो आप जो है वो नेकेड आइज़ के साथ नहीं देख सकते। सो यू नीड टू यूज़ मास्क एंड अदर प्रिकॉशंस, ठीक है। इरिटेशन इन आइज एंड थ्रोट, एलर्जी एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। स्मोक, तो स्मोक क्या है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर स्मोक प्लस फॉग, स्मोक प्लस फॉग। अब ये स्मोक कहाँ से आता है? ये आपका आता है इंडस्ट्री से, ये आपका आता है ट्रांसपोर्टेशन से, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। तो जब फॉग होती है विंटर में, विंटर के टाइम पे जो फॉग होती है भैया ये उसके साथ मिक्स हो जाता है और ये बनाता है स्मोक। अब जैसे आप बात करते हो दिल्ली की, तो दिल्ली में भैया फॉग वोग नहीं होता है, दिल्ली में स्मोक होता है, ठीक है, स्मोक होता है। तो इट इज़ वेरी डेंजरस, स्पेशली जो ओल्ड पीपल होते हैं, ओल्ड पीपल वो जब सुबह मॉर्निंग वॉक वगैरह के लिए निकलते हैं, निकलना नहीं चाहिए विंटर्स में, क्योंकि जो स्मोकी कंडीशंस होती हैं, बहुत सारे जो हार्मफुल कंटेमिनेंट्स
और हार्मफुल गैसेज एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारी एयर के अंदर सस्पेंडेड होते हैं वेरी क्लोज टू द सरफेस एक्चुअली। ठीक है, तो अगर आप मॉर्निंग वॉक वगैरह करने के लिए निकलते हो तो आपके सिस्टम में एंटर कर सकते हैं। तो इट्स बेटर कि विंटर में जब सनराइज होता है तब आप जाएं या इवनिंग के समय में जाएं। मॉर्निंग समय में विंटर्स में मॉर्निंग वॉक करना इज़ वेरी डेंजरस। ठीक है, तो किडनी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, नोज़ थ्रोट की प्रॉब्लम हो सकती है, एस्थमा आपको हो सकता है, लंग इन्फेक्शन आपको हो सकता है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स दे आर ऑल्सो वेरी डेंजरस। ठीक है, स्पेशली ओजोन के लिए हमारी ओजोन लेयर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, ओजोन लेयर क्या करती है, ये हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है जो सन से आती हैं। तो और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं वो हमारी ओजोन को वीक करते हैं। तो ये बहुत डेंजरस है। कहाँ से रिलीज़ होता है, आपका रेफ्रिजरेटर से। ठीक है, आपके जेट्स वगैरह से, जेट स्प्रे वगैरह, और जेट जो इंजन होते हैं, आपके जो परफ्यूम्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो वो उन सब से ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज होता है। ठीक है, डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर एंड तो इट विल कॉज ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो। तो दूसरे जो जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, दूसरे पोल्यूटेंट्स जैसे आपका कैडमियम, लेड, मर्क्यूरी, सिलिका, कोल डस्ट। ठीक है, तो ये सब भी जो है एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। तो यू ऑल्सो नीड टू नो सम ऑफ दीज पोल्यूटेंट्स ऑल्सो। ठीक है, फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में ऑलरेडी मैं यहाँ पे बात कर चुका हूँ। ठीक है, तो कैसे होता है फोटोकेमिकल स्मोक, कैसे क्रिएट होता है, जो हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है और जो हमारी ओजोन होती है, ये सब आपस में रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये जो है पैन प्रोड्यूस करते हैं, पैन, जिसको अभी अपने ऊपर बात किया था, पैन। ठीक है, एंड दिस इज़ वेरी टॉक्सिक, वेरी डेंजरस फॉर अस। एयर पोल्यूशन के कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, देखो एसिड रेन के बारे में ऑलरेडी मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। एसिड रेन, ठीक है, जो हमारा इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो है सल्फर डाइऑक्साइड का। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। तो जो हमारे ये सल्फर साइकिल में आपको करवा चुका हूँ, मैं सल्फर साइकिल में ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर सल्फर होती है वो हमारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। जो हम जब रेनफॉल होता है, रेनफॉल में जो वाटर होता है, सल्फर डाइऑक्साइड उस वाटर के साथ रिएक्शन करके जो है सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। और ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो वाटर के साथ मिक्स होकर हमारे लैंड पे जो है वो जो आता है। ठीक है, तो ये हमारी लैंड पे भी आ सकता है, हमारी वाटर बॉडी के अंदर भी ऐड हो सकता है। अगर ये हमारी लैंड के ऊपर आएगा तो हमारी लैंड को एसिडिफाई कर देगा, अगर ये हमारी वाटर बॉडीज़ के अंदर आएगा तो उसको एसिडिक कर देगा। और एसिडिक वाटर हो चाहे एसिडिक सॉइल हो, दोनों भैया बहुत खतरनाक हैं। एसिडिक जो वाटर होगा वो हमारी मरीन लाइफ के लिए डेंजरस होगा, और एसिडिक जो सॉइल होगी वो हमारी प्लांट लाइफ के लिए जो है, फ्लोरा फोना के लिए जो है बहुत डेंजरस होती है। तो एसिड रेन जो है नुकसान करती है। स्पेशली जो सबसे बड़ा रोग कॉज है वो यही है, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, ये स्पेशली जो आपका कोल प्लांट्स होते हैं ना, कोल प्लांट्स, वहाँ से भी रिलीज होता है कोल प्लांट्स। ठीक है, तो क्योंकि कोल के अंदर काफ़ी सल्फर पाया जाता है, तो जब दो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, हम कोल को बर्न करते हैं तो एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, बाद में वो रेन वाटर के साथ मिलके एसिड रेन बनाता है। और ये एसिड रेन जो है बहुत खतरनाक है हमारे लिए, तो है ही एक्वेटिक सिस्टम के लिए और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनिजम्स के लिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो बिल्डिंग्स होती हैं हमारी, उनको भी, और मोन्यूमेंट्स होते हैं उनको भी डैमेज करता है। जैसे आपका ताजमहल, ठीक है, ताजमहल, और ताजमहल के जैसे जो दूसरे मोन्यूमेंट्स हैं, दूसरी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, तो ये जो एसिड रेन होती है बहुत डेंजर जो होती है, ये डेंजरस होती है। क्योंकि जो वाइट मार्बल है ताजमहल में, अभी पिछले 15-20-30 साल से में देखा गया है, जब से ताजमहल के आसपास इंडस्ट्री ने ग्रो किया है, एसिड रेन वहाँ पे होने लगा है, तो ताजमहल में जो मार्बल यूज़ किया गया है उसका कलर भी थोड़ा चेंज हो रहा है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो मार्बल के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, हालांकि कोर्ट ने बैन किया हुआ है वहाँ पे किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ इस तरह की, बट स्टिल एटमॉस्फेयर जो है वो इंटरकनेक्टेड है ना, ओपन सिस्टम है। तो भैया दिल्ली वाली में जो फैक्ट्री है वो भी जाके आगरा में नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए। नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम हम लोगों ने चलाया है, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, ठीक है, जिसको हम लोग जो है नाक्स बोलते हैं, नाक्स वो NAAQS।
ठीक है। 1982 में सबसे पहले इसको नोटिफाई किया गया था, 1994 में इसको हम लोगों ने रिवाइज किया। नाक्स के अंदर जो है हम लोग क्या करते हैं, हम जो है 12 पोल्यूटेंट्स जो हैं, 12 पोल्यूटेंट्स उनको जो है आइडेंटिफाई करते हैं कि उनका लेवल जो है एयर में कितना है, उसको मेज़र करते हैं। उसको मेज़र करने के बाद अगर हमें लगता है कि इनका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है एयर के अंदर, उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए, फिर हम लोग कुछ मेजर्स लेते हैं। तो जो 12 पोल्यूटेंट्स हैं उनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर PM10, PM2.5, ओजोन, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्सेनिक, निकल, बेंजीन, अमोनिया एंड बेंजोपायरीन। दीज आर द 12 pollutants which are covered under your NOx। ठीक है, NOx। तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो कुछ अर्बन एरियाज में, स्पेशली कुछ मेट्रो सिटीज़ को हम लोगों ने चूज़ किया और वहाँ पे हम लोग मेज़र करते हैं कि पोल्यूटेंट्स की जो है वो क्वांटिटी कितनी है एयर के अंदर। ठीक है, तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ये कुछ अर्बन जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ठीक है, ऐसे बड़ी बड़ी सिटीज़ में इसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है। रियल टाइम में हम जो है मेज़र करते हैं पोल्यूटेंट्स को। रियल टाइम के मतलब यह है कि हर टाइम हम लोग रीडिंग लेते रहते हैं, ऑल द टाइम। ठीक है, और आपको अगर देखो ये इसकी एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल के अंदर। तो आपको हर टाइम जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स में आप AQI, आपकी जो वेदर मैप होता है, वेदर ऐप जो होती है उसके अंदर भी जो है AQI दिखाया गया होता है। तो हर टाइम जो है ये मेज़र करता है लेवल ऑफ पोल्यूटेंट्स इन द एयर और हम लोगों को जो है लाइव अपडेट देता रहता है। ठीक है, इसके अंदर जो है हम लोगों ने 6 कैटेगरी रखी हुई हैं, 6 कैटेगरी रखी हुई हैं, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली पोल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर, सीवियर। ठीक है, आप लोग न्यूज़पेपर में रोज़ सुनते होंगे कि जो दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो इम्प्रूव होकर सेटिस्फैक्ट्री हो गई है, या पहले वो बहुत पुअर थी, वेरी पुअर थी, अभी वो पुअर के अंदर आ गई है, पहले वो सीवियर थी वो पुअर के अंदर। देखिए सीवियर से पुअर में आना भी एक इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, और जैसे जैसे इनका पोल्यूशन का लेवल है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इनको कलर भी दिया हुआ है। ठीक है, कोई रेड कलर में है, ऑरेंज कलर में है, पर्पल कलर में है, येलो कलर में है। तो इनको हम लोगों ने जो है कलर स्कीम के अकॉर्डिंग इनको कैटेगराइजेशन किया हुआ है। इसके अंदर जो है हम लोग कितने पोल्यूटेंट्स को कवर करते हैं, 8 पोल्यूटेंट्स को कवर करते हैं। PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, NH3 एंड PB। ठीक है, इन गैसेस को हम लोग इसमें कंसिडर करते हैं। कितनी हैं, 8 हैं। तो आपको इसको पता होना चाहिए। 24 आवरली एवरेज पीरियड हम लोग लेते हैं। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, चलिए, तो अपार्ट फ्रॉम एयर पोल्यूशन लेट्स मूव टू द वाटर पोल्यूशन। लेट्स मूव टू द वाटर पोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू द वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट, इसको हम लोग वाटर एक्ट भी बोलते हैं सिंपल भाषा में, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वाटर एक्ट 1974। ये कैसे डिफाइन करता है वाटर पोल्यूशन को, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, वाटर पोल्यूशन इज एडिशन, देखो एडिशन तो होगा ही, जब पोल्यूशन होगा तो ये वर्ड तो हमेशा आएगा ही। वाटर पोल्यूशन इज एडिशन ऑफ सम सब्सटेंसेस, तो वे कौन से सब्सटेंसेस होंगे जो डेफिनेटली जो है अनडिजायर्ड होंगे। ठीक है, अब वो सब्सटेंसेस जो है ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल जो है रेडियोलॉजिकल भी हो सकते हैं। ठीक है, और फैक्टर्स जैसे हीट भी हम लोगों ने इसके अंदर कंसिडर किया हुआ है अकॉर्डिंग टू वाटर एक्ट 1974, विच डिग्रेड्स द क्वालिटी ऑफ वाटर सो दैट इट इज ईदर बिकम हेल्थ हजार्ड और फॉर मैन, एनिमल और प्लांट और इनपुट फॉर यूज। तो अगर उसके अंदर बायोलॉजिकल, नॉन बायोलॉजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक अगर सब्सटेंस को हम लोग ऐड कर देंगे वाटर के अंदर, और उसको ऐड करने से अगर वाटर जो है वो यूज़ करने लायक नहीं रहता है, इट इज़ अनफिट टू यूज़, देन वी कॉल कि ये वाटर जो है पोल्यूटेड है। अब कुछ पोल्यूटेंट्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको पता होना चाहिए, जैसे लेड, मर्क्यूरी, कॉपर, आर्सेनिक, निकल, क्रोमियम, कैडमियम एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द पोल्यूटेंट्स जो हमारे वाटर को पोल्यूट करते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, तो थोड़ा सा आप इस लाइन को ध्यान में रखोगे। ठीक है, तो कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं इस वाटर पोल्यूशन को कैलकुलेट करने के। ठीक है,
देखिए वाटर के अंदर जो वाटर की हेल्थ का जो सबसे बढ़िया इंडिकेटर होता है वो होता है ऑक्सीजन। क्योंकि वाटर के अंदर ऑक्सीजन अगर ठीक ठाक होगा तो वहाँ पे ना एक हेल्दी मरीन लाइफ होगी, ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, इकोसिस्टम बैलेंस होगा। तो ओजोन जो ऑक्सीजन जो है इट इज़ अ वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ मेजरिंग द हेल्थ ऑफ आवर वाटर और पोल्यूशन लेवल ऑफ आवर वाटर। तो यहाँ पे तीन चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये तीन तरीके से हम जो है वाटर पोल्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। डिजोल्व ऑक्सीजन तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, मतलब जितनी उसके अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व है उसको मेजर कर सकते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन, ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन। अब डिजोल्व ऑक्सीजन को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, इसको हम लोग मेजर करते हैं पीपीएम में, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन मतलब 10 लाख, मिलियन मतलब 10 लाख के 10 लाख वाटर मॉलिक्यूल्स में जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो कितने प्रेजेंट हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, दैट इज द मीनिंग ऑफ पीपीएम, ठीक है। तो पीपीएम जो है अच्छा खासा होना चाहिए हमारे वाटर के अंदर, ठीक है। हमारे वाटर के अंदर देखिए क्या लिखा है, तो यहाँ पे कैसे मेजर करते हैं इसको, जो है हम लोग ऑक्सीजन प्रोब भी बोल सकते हैं, ऑक्सीजन प्रोब इट्स अ मेथड, ठीक है, इट इज मेजर्ड बाय ऑक्सीजन प्रोब और दिस इज और यू कैन से कि इसकी यूनिट है ये। और रिंकलर डिजोल्ड ऑक्सीजन टेस्ट, रिंकलर डिजोल्ड ऑक्सीजन टेस्ट के हम जो है मेजर करते हैं कि हमारे वाटर के अंदर कितनी ऑक्सीजन है। डीओ डिजोल्ड ऑक्सीजन बिलो 8 ppm इंडिकेट्स पोल्यूशन एंड बिलो 4 ppm इंडिकेट्स हैवी पोल्यूशन। 8 ppm तक अगर लेवल आ जाता है तो वो पोल्यूटेड वाटर है, अगर 4 ppm में आ जाता है तो उसका कोई इलाज नहीं, वो तो अनफिट टू यूज है, उसको कोई भी यूज नहीं कर सकता। लेकिन जो फ्रेश वाटर होता है, जो अनपोल्यूटेड वाटर होता है, वहां पे कितना ppm होना चाहिए, 14 ppm एंड अबव। तो तब आप मानोगे कि यस इस पानी को हम लोग यूज कर सकते हैं, इसको पिया जा सकता है, इसको डिफरेंट पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। एक होता है हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यहां पे आपको इस वर्ड पे फोकस करना है, बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल यानी कि जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं उस पे फोकस करना है, ठीक है। जैसे हमारे वाटर बॉडी के अंदर बहुत सारा ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है, ठीक है, वो हम लोग वाटर बॉडी के अंदर सीवरेज के अंदर पॉन्ड्स लेक्स के अंदर जो है उसको डंप कर देते हैं। तो क्या ये जो ऑर्गेनिक एलिमेंट होंगे, जो ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, क्या ये हमारे पानी के अंदर हमेशा ऐसे ही पड़ा रहेगा, नो, बिकॉज जो बायोलॉजिकल होगा वो बायोडिग्रेडेबल भी होगा। तो जो माइक्रोब्स होते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, वो जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो बैक्टीरिया जब उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो बैक्टीरिया जो है ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। तो हमारी वाटर बॉडी के अंदर जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल होगा उतनी ही ज़्यादा जो है डिकम्पोजिशन होगा। अब जब डिकम्पोजिशन होगा तो ऑक्सीजन का यूज़ होगा। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि वहाँ पे जो बायोलॉजिकल हमारे वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की डिमांड होती है, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और ये डिमांड करता कौन है, ये करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स, बैक्टीरियाज। वो डिमांड करते हैं कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि हमें जो है ये ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करना है। तो दे डिमांड सम ऑक्सीजन एंड दैट डिमांड इज कॉल्ड योर बायोलॉजिकल डिमांड, ठीक है। तो कम से कम इसको मेजर करने के लिए हम 5 दिन का समय लेते हैं और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको मेजर किया जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे वहां पे प्लास्टिक है, सपोज प्लास्टिक, ठीक है, डीडीटी है, प्लास्टिक है, ग्लास है, क्या बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज कर सकते हैं, नो। उनको डिकम्पोज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, केमिकल्स का यूज करते हैं, आर्टिफिशियल केमिकल्स का यूज करते हैं, क्योंकि कुछ एलिमेंट उसमें वहां पे जो है इनऑर्गेनिक भी होते हैं। तो इनऑर्गेनिक को तो बैक्टीरिया तो नहीं कर सकता,
उसके लिए हमें स्पेशल केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है जो उसको डिकम्पोज कर सकता है, ठीक है। तो उनमें से केमिकल का नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हम पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज करते हैं। तो जब हम वहां पे पोटेशियम डाइक्रोमेट डालते हैं तो जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट हैं वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये क्या, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो ऑर्गेनिक को डिकम्पोज नहीं करेगा? डेफिनेटली उसको भी करेगा, डेफिनेटली उसको भी करेगा, क्योंकि हम लोग अभी केमिकल यूज कर रहे हैं आउटसाइड से। तो वो केमिकल जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों को डिकम्पोज करता है। तो उस समय में जो डिकम्पोजिशन के लिए जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है उसको बोलते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। दैट इज कॉल्ड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो अगर यहाँ पे आप जो डेफिनेशन देखो, डिफरेंस देखो, तो यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है। तो बीओडी में हम लोग क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज कर रहे हैं, और यहाँ पे हम ऑर्गेनिक को भी कर रहे हैं और इनऑर्गेनिक को भी कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक को भी कर रहे हैं। बीओडी में क्या कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं, माइक्रोब्स यानी कि बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सीओडी में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग केमिकल्स की बात कर रहे हैं, केमिकल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। बीओडी जो आपका होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, ये स्लो प्रोसेस होती है कंपैरेटिवली, और ये प्रोसेस जो है वो फास्ट होती है। इसको हम लोग जनरली जो है लो टेम्परेचर यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड वगैरह पे इसको मेज़र करते हैं, और इसको मेज़र जो है हम लोग एटलीस्ट 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे करते हैं, 100 प्लस, ठीक है, 100 प्लस। तो केमिकल्स तो भैया क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ घंटे में ही रिएक्शन शो हो जाती है, लेकिन माइक्रोब्स जो होते हैं वो तो थोड़ा समय लेते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। तो 5 दिन का समय हम लोगों ने यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन योर बीओडी एंड योर सीओडी। तो दोनों केस में एक जो चीज़ कॉमन है वो क्या है, दोनों केस में एक जो चीज़ कॉमन है वो है ऑक्सीडेशन। दोनों चीज़ में क्या है, ऑक्सीडेशन कॉमन है, ठीक है। दोनों चीज़ में ऑक्सीडेशन कॉमन है। बीओडी में किस चीज़ का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ओनली बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स का, यानी कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का। लेकिन सीओडी में जो है ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक दोनों का डिकम्पोजिशन हो रहा है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। केमिकल के लिए, केमिकल डिकम्पोजिशन के लिए, केमिकल ऑक्सीडेशन के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो पोल्यूशन के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो सोर्स की अगर आप बात करो तो डोमेस्टिक वेस्ट और सीवेज की आप लोग बात कर सकते हो, ठीक है। डोमेस्टिक वेज और सीवेज की आप बात कर सकते हो। इंडस्ट्री से जो पोल्यूशन आता है उसकी हम बात कर सकते हैं। सरफेस रन ऑफ, जैसे हम लोग खेतों वगैरह में जो है फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, फंगीसाइड्स का यूज़ करते हैं। तो ये लोग भी क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे हमारे या तो अंडरग्राउंड वाटर में जाके मिक्स हो जाते हैं या फिर हमारे रिवर्स और लेक्स वगैरह में जाके मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। ऑयल एफ्लुएंट्स का, थर्मल पोल्यूशन एंड ऑल दैट, रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो ये जो है सारे के सारे सोर्स हैं। एक बार थोड़ा इसको देख लेना, समझाने लायक इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें हैं, तो यू कैन इजीली डू दैट योर ओन ऑल्सो, ठीक है। सो दैट इज अबाउट योर सोर्स ऑफ पोल्यूशन एंड द पोल्यूटेंट्स, ठीक है।